बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद फुरकान एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हमारा नया टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर F2 के अंदर, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। सर व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग? टॉपिक आपका बहुत इजी है और इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें स्कोरिंग एरिया अच्छा होता है अगर आपके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हैं और आपकी प्रैक्टिस एक सफिशिएंट लेवल पर है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या? सर नॉर्मल कॉस्टिंग सिनेरियो के अंदर हम क्या करते थे कि हम जब भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते थे या हम कोई प्रोडक्शन करते थे तो हम एक इनपुट रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजारते थे और एक आउटपुट अचीव करते थे, जिसको हम कहते थे फिनिश गुड्स। ठीक है ना? तो हमारे पास प्रोसेस क्या होता था कि इनपुट होता था रॉ मटेरियल, फिर वो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बनता था, फिर उसमें प्रोडक्शन होती थी और फिर उसके बाद एक आउटपुट निकलता था जो हमारा एक प्रोडक्ट होता था, जो हमारा एक फिनिश गुड होता था और उसकी एक कॉस्ट होती थी। अब सर नॉर्मल कॉस्टिंग सिनेरियो तो उस जगह पे अप्लाई हो रहा था कि एक इनपुट है, एक प्रोसेस है डिफाइंड, इसका स्टार्ट और एंड डिफाइंड है, इस प्रोसेस का एक आउटपुट था, उसकी वो एक फिनिश गुड बनता था, उसकी कॉस्ट होती थी और फिर आगे मामला चलते थे। अब प्रोसेस कॉस्टिंग की क्या जरूरत पड़ गई? प्रोसेस कॉस्टिंग बाय नेम सजेस्ट करता है कि यार ये जो कॉस्टिंग है ना, सिर्फ ड्यूरिंग द प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? किसी प्रोसेस की वजह से ये कॉस्टिंग की नीड पड़ी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, के प्रोसेस की वजह से किसी सेपरेट कॉस्टिंग की नीड पड़ गई मुझे। मेरा नॉर्मल कॉस्टिंग सिनेरियो जो था इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वो अब यहाँ पे काम नहीं करेगा। मतलब कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होंगे जहां मुझे अपनी कॉस्टिंग को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कॉस्टिंग सिनेरियो मेरा क्या था, जो मैंने आपको बताया कि मेरा इनपुट था डिफाइंड, ठीक है, मेरा एक प्रोसेस था जिसका स्टार्ट और इसका एंड डिफाइंड था और एक आउटपुट निकलता था। तो उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी। प्रोसेस कॉस्टिंग इज नॉट सूटेड फॉर दीज नॉर्मल सिनेरियोज जिसमें मेरा इनपुट डिफाइंड है, प्रोसेस डिफाइंड है और आउटपुट डिफाइंड है। अब सर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जो होते हैं ना, वो लार्ज होते हैं, उनके प्रोसेस एक्सटेंडेड होते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स तक चलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स तक चलते हैं, नंबर ऑफ डेज तक चलते हैं, नंबर ऑफ वीक्स तक चलते हैं। कुछ प्रोसेस एक्सटेंडेड होते हैं, लेकिन वो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं, उनकी भी कॉस्टिंग की नीड होती है, उनको भी नंबर्स का पता चलना जरूरी होता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो होती है ना, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सूट करती है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग एक एक्सटेंडेड स्केल तक जाती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस इतना इजी और डिफाइंड नहीं होता कि आपने स्टार्ट किया, एंड किया, 2 घंटे एक चीज को मशीन में रखा, वो चीज बनकर आ गई, वो प्रोडक्ट बन गया। दिस इज नॉट सिंपल। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि एक इनपुट डिफरेंट डिपार्टमेंट से प्रोसेस होते 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 जाता है और फिर जाके वो एंड क्वालिटी या एंड रिजल्ट पे आके वो प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता है। तो सर इसका मतलब ये कि प्रोसेस के अंदर आपका ज्यादा टाइम लग रहा है। मेरा जो इनपुट है, मेरी जितनी भी चीजें हैं, मेरी जितनी भी इन्वेंट्री है, वो प्रोसेस में स्टक होती है, वो टाइम लेती है चीजों में। कुछ फॉर एग्जाम्पल गाड़ी बनाने की एग्जाम्पल लेते हैं। इंडस मोटर क्या करता है? इंडस मोटर सीकेडी किट्स मंगवाता है, गाड़ियों की बाहर से इंपोर्ट करवाता है, कंप्लीटली नॉक डाउन किट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको असेंबली डिपार्टमेंट में पहले हो जाती है चीजें, फिर उस पर क्या होता है, वो सब चीजें कंबाइंड होती है, फिर उस पर इंजन लोड होता है, फिर गाड़ी की बॉडी बनती है, फिर टायर्स लोड होते हैं, फिर चीजें होती हैं, फिर वायरिंग होती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, फिर इसकी चीजें डिफरेंट टेस्टिंग में, डिफरेंट टेस्टिंग से अंदर जाता है, फिर उसका एक ट्रायल रन होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के अंदर चीजें हो रही है। एक गाड़ी बनने के लिए डिफरेंट चीजें इसमें इनपुट हो रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो जा रही है, इंस्पेक्शन में जा रही है, तो फिर जाके एक कंप्लीटली बिल्ड यूनिट आपको मिल रहा होता है। तो सीकेडी से सीवीयू बनने के लिए क्या होता है, उसको डिफरेंट प्रोसेस से निकलना पड़ता है एक गाड़ी को एक कंप्लीट यूनिट बनाने के लिए। इसी तरह एक सीमेंट इंडस्ट्री है जो सीमेंट बनाती है, तो उसको भी डिफरेंट प्रोसेस से निकल के जाना पड़ता है। मतलब इतना स्ट्रेट नहीं होता कि आपने इनपुट डाला और सीमेंट बन गई और आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। यू हैव टू गो थ्रू द डिफरेंट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। इनपुट आया, ठीक है, फिर P1 में गया, प्रोडक्शन 1 में गया, प्रोडक्शन 2 में गया, प्रोडक्शन 3 में गया, प्रोडक्शन 4 में गया और मल्टीपल प्रोडक्शन हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, फिर एक जाके आउटपुट बनता है। तो इसका मतलब सर ये प्रोडक्शन लाइन जो है ना, ये बहुत लंबी होती जा रही है कुछ कंसर्न्स के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ की कॉस्टिंग जो है ना, उसकी कॉस्टिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग का सहारा लेना पड़ेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें वो मुझे बताएगा कि आपकी ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या कॉस्ट बनती है और ड्यूरिंग द प्रोसेस उस कॉस्टिंग के अलावा और क्या क्या चीजें आपकी निकल के सामने आती हैं जो आपकी कॉस्ट को अफेक्ट करती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास इस प्रोसेस के अंदर है ना, अब प्रोसेस डेफिनेटली कुछ वीक्स तक चलता है, कुछ नंबर ऑफ डेज तक चलता है, तो बीच में मुझे कॉस्ट मालूम करनी है कि मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, मेरी इन्वेंट्री किस प्रोसेस में कहाँ स्टक है। तो सर इस वक्त मैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर मेरी कुछ गाड़ियां जो है वो जिसमें सिर्फ इंजन लोड हुआ हुआ है, कुछ गाड़ियां जिनके सिर्फ बॉडी बनी हुई है, कुछ गाड़ियां जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बाकी है, कुछ गाड़ियां जो मेरी जिनके टायर्स लगना बाकी है, कुछ गाड़ियां जो है जिसपे कंप्लीट एक मैकेनिकल रिव्यू बाकी है। तो अगर आज मुझसे कोई पूछे कि आपकी कितनी गाड़ियां कंप्लीटली यूनिट्स में खड़ी हुई हैं और कितनी गाड़ियां आपकी जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में हैं, तो मैं ये बता नहीं सकता कि मेरे इंडिविजुअल यूनिट्स कितने रेडी हैं,
क्योंकि मेरी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में खड़े हैं, मेरे डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट स्टेजेस में खड़े हैं, तो इसका मतलब मैं अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा, मैं अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली। इसी तरह सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल लेते हैं। जब किसी कोई भी कंपनी जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो वो पहले क्या करती है, वो पहले क्रशिंग करती है, इसकी क्रशिंग के बाद इसकी रिमूवल होती है, जो इम्प्योरिटीज वगैरह निकलती हैं इसकी, फिर इसमें केमिकलाइजेशन होती है, उसको केमिकल वगैरह डाला जाता है, तो इस फर्दर प्रोसेस के अंदर फिर जाके एक सीमेंट की बॉडी रेडी होती है। इसी तरह ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है। ऑयल रिफाइनिंग क्या होता है, पहले सबसे पहले क्रूड ऑयल आता है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों से आता है, जो भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स लगे होते हैं वहां से क्रूड ऑयल आता है आपके पास। फिर उस क्रूड ऑयल की क्या होती है, रिफाइनिंग होती है, उसमें वेस्टेज निकाला जाता है, उसमें से डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसको करवाया जाता है, उसमें से वेस्टेज निकलता है, फिर उसमें से रिफाइनरी प्रोसेस में जाती है, रिफाइनरी प्रोसेस के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, बहुत सारी चीजें बन रही होती हैं। तो इसका मतलब मैं जो प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ने वाला हूँ, मैं उन चीजों के लिए पढ़ने वाला हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्रोडक्शन मेरे प्रोसेस का एक्सटेंडेड प्रोडक्शन है, स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उसके अंदर ये प्रोसेस कॉस्टिंग मुझे कैसे हेल्प करेगी, ठीक है। तो दिस इज द होल बैकग्राउंड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। अब सर इस प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ चीजें फर्स्ट है, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए इसमें हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। दैट इज एबनॉर्मल लॉस एंड द थर्ड वन इज एबनॉर्मल गेन। सर ड्यूरिंग द प्रोसेस एक चीज बिल्कुल तय है कि आप इनपुट जितनी क्वांटिटी का डालते हो ना, कभी भी आउटपुट इतनी क्वांटिटी का नहीं आता। ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर आर एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल, एक लेमैन की एग्जाम्पल, बंदे का केटरिंग का बिजनेस है, ठीक है। अब केटरिंग के बिजनेस के लिए कस्टमर आया, उसने उसको ऑर्डर लिखवाया चिकन का, कि चिकन की मुझे बना दीजिएगा, ठीक है। अब जब चिकन के डिशेस बनाने के लिए उसका सबसे बेसिक रॉ मटेरियल क्या होगा, उसको रॉ चिकन लेनी पड़ेगी जाके मार्केट से। तो जब वो रॉ चिकन लेता है, तो वो फॉर सपोज अगर वो 2 kg की या 3 kg की चिकन के हिसाब से नंबर ऑफ चिकन लेता है, तो सर जब उसकी कटिंग होगी, उसकी फिनिशिंग होगी, उसकी सफाई होगी, तो अल्टीमेटली जो मीट फॉर्म में चिकन रह जाएगा, वो क्या होगा, वो उतना उसके उस वेट के बराबर नहीं होगा जिस वेट पे उसने पैसे दिए उसके लाके, ठीक है ना। अगर फॉर सपोज वो 2 kg की चिकन लेता है, तो 2 kg की चिकन के हिसाब से अगर जब उसकी पूरी फिनिशिंग होगी, जब उसको मीट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा वो काट वाट के, तो फिर वो 1.75 रह जाएगा या 1.5 रह जाएगा। इसका मतलब सर उसने प्रोसेस के थ्रू अपना जो 2 kg का चिकन था, वो प्रोसेस के थ्रू 1.5 का रह गया। तो इसका मतलब 0.5 की वेस्टेज एक्सपेक्टेड है। वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, उसमें वेस्टेज वगैरह निकलेगा, चीजें निकलेंगी, अननेसेसरी चीजें निकल जाएंगी सारी, तो वो 0.5 का वेस्टेज नॉर्मल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्रोसेस का पार्ट है। इस वेस्टेज को मुझे अनकंट्रोलेबल वेस्टेज है, अनअवॉइडेबल वेस्टेज है, इस वेस्टेज को मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसका मतलब प्रोसेस का कुछ चीजें पार्ट होती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस, कि ये प्रोसेस होगा तो इतना तो नॉर्मल लॉस निकल ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब लॉस एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो प्रोसेस के दौरान लॉस एक्सपेक्टेड है, जो नॉर्मल है, जो ऑपरेशन का पार्ट है, वो अनकंट्रोलेबल है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस, ठीक है। एग्जाम्पल 1 kg चिकन और आपको 0.75 उसमें से अल्टीमेटली मीट फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। अब आता है नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस समझ आ गया, प्रोसेस का पार्ट है, नॉर्मल लॉस है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाते हो जिसको चिकन काटना ही नहीं आता, जिसको जो नया नया बंदा आया मार्केट में चिकन बेच रहा है, तो उसने क्या किया, उसने नॉर्मल लॉस की जगह पे आपके पूरा मीट भी जाया करा दिया। तो आपको अब 1.75 की जगह पे आपको मिल रहा है 0.5 या 0.4 मिल रहा है। तो इसका मतलब सर एक्चुअल लॉस इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड लॉस, एक्चुअल लॉस इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड लॉस। तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस क्या था, नॉर्मल लॉस तो अपनी जगह पे था, वो तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर नॉर्मल लॉस से आप मजीद ऊपर चले गए ना, तो इसका मतलब वो डिफरेंस जो है वो लॉस का, जो एक्स्ट्रा लॉस है, उसको हम कहेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस इज नॉट कंप्लीट लॉस, कि कंप्लीट लॉस में नहीं होगा, मैं कहूंगा जो एक्स्ट्रा इनएफिशिएंसी की वजह से गया है, एक्स्ट्रा जो काम आपको आता नहीं था उसकी वजह से एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, वो डिफरेंशियल लॉस एबनॉर्मल लॉस है। एग्जांपल फ्यूल रिफिलिंग जनरेटर, फ्यूल रिफिलिंग जनरेटर था, ठीक है। एक बंदा उसमें फ्यूल डलवा रहा है, फ्यूल इसमें रिफिल कर रहा है। अब वो फ्यूल रिफिल करते करते कॉल पे किसी से बात भी कर रहा है, किसी को जवाब भी दे रहा है, तो जब वो फ्यूल रिफिल कर रहा है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब फ्यूल एक ऐसी चीज है कि वो फौरन इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है ना। उसको अगर आप खुला रखो तो फौरन इवेपोरेट हो जाएगा। अब वो किसी से बात कर रहा है, बात करते करते उसने उसको ध्यान नहीं दिया, उसने उसको कंप्लीटली इसकी टैपिंग नहीं की, क्लोज नहीं किया उसको, तो काफी सारा फ्यूल उसमें से उड़ गया। तो ये क्या हुआ, अब नॉर्मल लॉस तो एक्सपेक्टेड था कि फ्यूल डालते हुए थोड़ा बहुत तो फ्यूल उड़ जाएगा, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी कि वो फौरन इवेपोरेटिव हो जाता है, वो फौरन इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आपने किसी से कॉल पे बात करते हुए उसको ढक्कन खोल दिया, उसकी कैपिंग को लूज छोड़ दिया, तो वो आपकी इनएफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपको एबनॉर्मल लॉस देखना पड़ा, ठीक है ना। तो अब जनरेटर के टैंक में इतना फ्यूल नहीं होगा जितना होना चाहिए, उससे भी कम होगा, क्योंकि आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से वो इसकी कैपिंग जो है
वो लूज रह गई और उससे क्या हुआ, मजीद इवेपोरेशन हुई, तो दिस इज एबनॉर्मल लॉस। अब इसी तरह एबनॉर्मल गेन भी है, ठीक है ना, जहां हम इनएफिशिएंट होते हैं, कई चीजों में बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्चुअल लॉस इज लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस, कि एक्चुअल लॉस जो है आपका एक्सपेक्टेड लॉस से भी कम हो जाए। अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है सर? अब सर एबनॉर्मल गेन जो होता है ना, प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल होता नहीं कि एबनॉर्मल गेन आपका कहीं ना कहीं आ जाए, ठीक है। एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस, जहां भी कोई चीज आपकी बेस लाइन से हटेगी, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से हटेगी, तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि यार मेरा एबनॉर्मल लॉस क्यों हुआ, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। और अगर आपको एबनॉर्मल गेन आ गया तो आपको वो भी देखना पड़ेगा एबनॉर्मल गेन भी क्यों आ गया, मेरा प्रोडक्ट खराब तो नहीं हो रहा, या आपने चिकन सही तरह क्लीन की ही नहीं की, आपने एक्स्ट्रा कचरा तो नहीं डाल दिया उसके अंदर, सारी वेस्टेज वगैरह तो नहीं डाल दी उसके अंदर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस। अब इसके मजीद सवाल आते हैं, किस तरह हम उसको देखते हैं कि नॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, और एबनॉर्मल गेन कैसे कैलकुलेट होता है। एग्जांपल है, इनपुट 10,000 kg, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, इसका इनपुट है 10,000 kg। अब नॉर्मल लॉस बता रहा है, नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ इनपुट, कि जो भी इनपुट लेता हूं उसको नॉर्मल लॉस 20% होता है। नॉर्मल लॉस का मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नॉर्मल लॉस का मतलब कि जो प्रोसेस के दौरान नॉर्मल एक्सपेक्टेड लॉस, जो अनकंट्रोलेबल लॉस, अनअवॉइडेबल लॉस 20% है। अब ये कह रहा है रिक्वायर्ड आप मुझे बताओ कि एबनॉर्मल लॉस आया, नॉर्मल लॉस आया, एबनॉर्मल गेन आया, अगर एक्चुअल आउटपुट आपका 7,500 kg है और एक्चुअल आउटपुट आपका 8,300 kg है, ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इनपुट है 10,000 kg, ठीक है, और आपको नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट है। तो अगर 10,000 kg का 20% नॉर्मल लॉस इनपुट है, तो इसका मतलब 2,000 kg तो इसमें नॉर्मल लॉस निकल जाएगा। तो आइडियल आउटपुट क्या होगा आपका? आइडियल आउटपुट का मतलब होता है कि नॉर्मल लॉस निकलने के बाद ये होगा 8,000 kg, ठीक है, आइडियल आउटपुट आपका ये। अब अगर आपका आउटपुट एक्चुअली कितना आया, केस 1 में 7,500 kg, तो आइडियली तो 8,500 kg आना चाहिए, तो मजीद कम आ गया। इसका मतलब सर मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ है केस 1 में कितने का, 500 kg का, और केस 2 में मेरा आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट आया कितना, 8,300 kg का। तो इसका मतलब मुझे एबनॉर्मल गेन हुआ है कितना, 300 kg का, क्योंकि मेरा आइडियल आउटपुट तो 8,000 kg होना चाहिए था, लेकिन ये 8,300 kg, तो 300 का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है, मेरा एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन है वो क्या होता है, वो सिर्फ डिफरेंशियल लॉसेज या डिफरेंशियल गेन्स होते हैं जो आ रहे होते हैं आपके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इनपुट 1,000 kg, नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट, एक्चुअल लॉस दिया हुआ है 60, एक्चुअल लॉस दिया हुआ है 40, रिक्वायर्ड एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ये बता दें। आइडियल आउटपुट कितना है, 5% ऑफ इनपुट, तो इसका मतलब सर ये 950 kg आपका क्या होना चाहिए, आइडियल आउटपुट होना चाहिए। और आपका आइडियल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए, 50 kg, जो सवाल ने दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि एक्चुअल लॉस मेरा है कितना, 60 kg। तो 60 kg अगर आपका एक्चुअल लॉस है और आपका आइडियल लॉस होना चाहिए 50, उसका मतलब आपका लॉस ज्यादा हो गया, तो आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया है 10 kg का, ठीक है। तो पहले केस में एबनॉर्मल लॉस है, दूसरे केस में एक्चुअल लॉस 40 का हुआ है आपका, जबकि आइडियल लॉस कितना होना चाहिए, 50 का, तो इसका मतलब आपको 10 का एबनॉर्मल गेन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर इनपुट का डेटा दिया हुआ और नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दी हुई, तो आपको आइडियल आउटपुट या आइडियल लॉस निकाल के आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि मेरा आउटपुट आइडियल से कितना अप एंड डाउन है, और उसके हिसाब से क्या मेरा एबनॉर्मल गेन है, क्या मेरा एबनॉर्मल लॉस है। होप दिस इज क्लियर। सर एक सवाल है, अब इस तरह के सवाल तो एमसीक्यूज के अंदर पूछ रहा होता है और आपको इसके आंसर्स करने होते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो इसमें आप बिल्कुल 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। A company wants to make 450 units of product T, ठीक है। Estimated normal loss is 7%. Estimated normal loss का मतलब होता है कि प्रोसेस का लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस, अनकंट्रोलेबल लॉस जो होगा ही होगा 7% ऑफ इनपुट। अब ये भी देखना है कि 7% किसका, आउटपुट का, इनपुट का, ठीक है ना, इनपुट का लॉस। तो इसका मतलब परसेंटेज लॉस की इनपुट पे लगानी है। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट इज 450 यूनिट्स विद एबनॉर्मल लॉस ऑफ 3%. कंप्यूट द टोटल इनपुट इन द प्रोसेस। अब कह रहा है एबनॉर्मल लॉस, एक्चुअल प्रोडक्शन 450 यूनिट्स की हुई, लेकिन एबनॉर्मल लॉस 3% हो गया। अब सर मुझे आप बताएं टोटल लॉस कितना हुआ। एक्चुअली मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं, हमेशा डिफरेंशियल लॉसेज या डिफरेंशियल गेन्स होते हैं।
तो इसका मतलब मेरा नॉर्मल लॉस 7% तो था ही था और मेरा एबनॉर्मल लॉस 3% हो गया, तो इसका मतलब मेरा टोटल लॉस कितना हो गया? 10% हो गया। ठीक है, मेरा टोटल लॉस कितना हो गया? 10% हो गया। टोटल लॉस 10% है। इसमें से क्या है, नॉर्मल लॉस मेरा कितना है? 7% और एबनॉर्मल लॉस मेरा है कितना? 3%। तो टोटल लॉस मेरा 10% है। अब इसने कहा 450 यूनिट का आउटपुट बना है आपका। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं कि इनपुट एक्चुअल लॉस और आउटपुट, तो आउटपुट कितना है मेरा? 450 यूनिट्स का आउटपुट है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और इनपुट मेरा कितना है? इनपुट इसने नहीं बताया, इनपुट ही मुझे टोटल कैलकुलेट करना है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा आउटपुट 450 यूनिट है और मुझे ये पता है कि मेरे टोटल प्रोसेस का लॉस 10% है। इसका मतलब सर अगर मैं इनपुट फॉर सपोज 100 लगाया होता और टोटल लॉस मेरा 10% होता तो मेरा आउटपुट था 90। ठीक है, अब मुझे इस तरह की क्रॉस वर्किंग करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं 100 वाली एग्जाम्पल को हमेशा अपने जहन में रखूंगा कि मुझे परसेंटेज जिस पे लगानी होगी ना उसको मैं 100 कंसिडर कर लूंगा, चाहे वो आउटपुट हो चाहे वो इनपुट हो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मेरा आउटपुट 450 यूनिट्स है तो इसका मतलब इस आउटपुट को मैं ये कह सकता हूँ कि आउटपुट 90 के बराबर है, ये 450 90 के बराबर है। और मुझे क्या चाहिए? इस 90 का 100 चाहिए अल्टीमेटली। तो मैं ये कह सकता हूँ 450 जो नंबर जिसको रिप्रेजेंट करेगा, 450 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं अगर, और जो मुझे चाहिए, जो मुझे फाइंड आउट करना है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा जिसको मैं कहूंगा टोटल इनपुट। अब अगर टोटल इनपुट का नंबर 500 यूनिट आ गया, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करके चेक कर लेता हूँ, 500 यूनिट्स। और टोटल लॉस कितना है मेरा इक्वेशन में? 10% का 50, और टोटल लॉस 10% कितना? 50 आ गया। और इसको मैं अगर इसको इक्वेशन को टाई करूँ तो एग्जैक्टली मेरे 450 यूनिट बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर यू फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। कि आपको जो भी परसेंटेज जिसकी भी दी हुई, चाहे वो इनपुट की दी हुई आउटपुट की दी हो, परसेंटेज जिस पे लगानी है उसको 100 अज्यूम कर लो और उसके हिसाब से अपनी वर्किंग बना लो। फिर दूसरा स्टेप ये कि जो नंबर दिया हुआ वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 450 यूनिट्स, इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? 90 को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस इक्वेशन के अंदर। जो जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको उससे डिवाइड करो, जो फाइंड आउट करना है फिर उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। जो रिप्रेजेंट कर रहा था इसको डिवाइड किया मैंने, और जो फाइंड आउट करना था उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, मुझे 100 फाइंड आउट करना था इस साइड पे, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया और मुझे जो दिया हुआ था उसको मैंने उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया विथ नो टाइम। तो अगर ये टेक्निक आपके ध्यान में होगी तो आप 2 मिनट में कैलकुलेटर यूज करके अपना फॉरेन एमसीक्यू एमटीक्यू सॉल्व करके अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। आई होप सर दिस इज क्लियर। इस तरह के फर्दर क्वेश्चन होंगे वो आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपकी नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन, एबनॉर्मल गेन की कैलकुलेशन, इस तरह की रिवर्स इनपुट आउटपुट, नॉर्मल लॉस वगैरह वो सारे आपके पॉलिश हो जाए। सर आई होप दिस इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।